हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 10th एसएसटी चैप्टर नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है 5। ठीक है ना। अभी तक की जो कहानी है वो इस प्रकार है कि हमने देखा था मूल्य वृद्धि स्टार्ट कर दी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष 3 चुनौतियां थी, मूल्य वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है, इसमें हमने मूल्य वृद्धि को स्टार्ट कर दिया था। मूल्यवर्धी को स्टार्ट कर दिया था और उसमें बहुत सी बातों पर चिंतन भी किया था। वो कौन सी बातें थी वो भी आपके समक्ष रखता हूं। देखो, मूल्यवर्धी हमने स्टार्ट कर दिया था। इसके अंदर हमने मुद्रास्फीति क्या है पढ़ लिया, मुद्रास्फीति का माप पढ़ लिया, भारत में मुद्रास्फीति पढ़ ली, मुद्रास्फीति से हानियां पढ़ ली और मुद्रास्फीति का मांग प्रेरित तथा लागत प्रेरित स्वरूप पढ़ लिया, मुद्रास्फीति के कारण पढ़ लिए। ठीक है ना, ये सारे हमने पढ़ लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा? मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। क्या रहेगा? मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। अगर आपने ये सारे टॉपिक नहीं देखे हैं, अभी तक क्लियर नहीं करे हैं, तो ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक करना, वीडियो को देखना। अगर आई बटन पे ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लेना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, लेकिन चेक कर कर उन वीडियोस को जरूर देख लेना ताकि आगे की वीडियो आपको समझ में आए। ठीक है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय आज हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है ना, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। क्लियर है? अब अपन चलते हैं मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। टॉपिक क्या है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे, और क्या पढ़ने वाले हैं वो हमारे को पता चलेगा या भूमिका से, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय की भूमिका से। तो सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे कि मुद्रास्फीति का कोई एक कारण नहीं है, इसलिए इसे नियंत्रण किया जाना भी सरल नहीं है। हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ध्यान से देखिए। मुद्रास्फीति का कोई एक कारण नहीं है। सही बात है, सही कह रही है लाइन, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था, बोल तो नहीं गए? चलो मैं याद दिला देता हूँ। क्या देखा था? मूल्य मुद्रास्फीति के कारण कुछ ऐसे ही देखा था अपन ने। तो देखो, दिख नहीं रहा है तो अपन पास ला करके देख लेते हैं एक बार। मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि, ये कारण था। औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि, ये कारण था मुद्रास्फीति का। सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर, ये कारण था। और अन्य कारण भी हमने देखे थे। तो 4 कारण मुख्यतः हमने देखे थे। क्लियर है? ये सारे देखे थे। तो इनके उपाय भी, इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना भी सरल नहीं। इतने सारे कारण हैं मुद्रास्फीति के, तो इनका उपाय भी थोड़ा जटिल होगा। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? मुद्रास्फीति का कोई एक कारण नहीं है, इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना भी सरल नहीं है। ठीक है ना, सरल नहीं है यानी जटिल है। मुद्रास्फीति देश के सामने अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करती है, वो हमने सब देख लिया है ना। मुद्रास्फीति से हानियों में हमने सब क्लियर करके आ चुके हैं। मुद्रास्फीति देश के सामने अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करती है, अतः इसे रोका जाना आवश्यक होता है। क्लियर है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु किए जा सकने वाले उपाय निम्नलिखित। पहला जो उपाय है वो है मौद्रिक उपाय। क्या है? मौद्रिक उपाय। दूसरा जो उपाय है वो है राजकोषीय उपाय। क्या है? राजकोषीय उपाय। तीसरा जो है वो है अन्य उपाय। अन्य उपाय भी हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। मुख्य तौर पर ये 3 ही बिंदु हैं, मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और अन्य उपाय। और कारण आपको याद रखना ही है। ये चित्र दिख रहा है, इसके अंदर से जितने भी कारण है उनको मैंने व्याख्या आपको समझा रखा है, तो उस पर भी आप ध्यान दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मौद्रिक उपायों से। क्लियर है? चलो फिर, मौद्रिक उपाय। मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु, किसके नियंत्रण हेतु? मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु। अच्छा, मुद्रास्फीति आपको पता ही है ना, ऊपर लिख रखा है मूल्य वृद्धि यानी मूल्यों में वृद्धि होना। मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंक, किसी देश का केंद्रीय बैंक, अपने देश का केंद्रीय यानी भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, है ना। तो क्या बोल है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक उपाय अपनाए जाते हैं। कैसे उपाय अपनाए जाते हैं? मौद्रिक उपाय अपनाए जाते हैं। इन उपायों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा, साख की उपलब्धता। अच्छा, साख क्या होता है? साख यानी होता है लोन देना, अपन लोन देते हैं ना, वो चीज। साख की उपलब्धता तथा ब्याज दरों को प्रभावित करके यानी उनमें चेंज करके समग्र मांग को यानी डिमांड को
कम करने तथा समग्र पूर्ति यानी सप्लाई को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक? तो अब आपको ये बोलोगे कि समग्र मांग किसे कहते हैं, समग्र पूर्ति किसे कहते हैं, तो बेटा लास्ट टॉपिक चल रहा है ये मुद्रास्फीति तो खत्म होने वाली है। तो इससे पहले मैंने 2-3 बार लेक्चर में बता रखा है कि मुद्रा समग्र मांग और समग्र पूर्ति में क्या अंतर है, उनको डिफाइन भी अच्छे तरीके से कर रखा है। इसलिए कहता हूँ पिछले वाले वीडियो देख लिया करो, ठीक है। प्रभावित करके समग्र मांग को कम करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है ना। जो लोगों की डिमांड है उसको तो कम करने की कोशिश करती है, और जो सप्लाईज हैं, जो वस्तु और सेवाओं की जो सप्लाईज है उसको क्या करती है, बढ़ाने का प्रयत्न करती है। इससे क्या होगा, मांग घटेगी, मांग घटेगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति घटेगा, मुद्रास्फीति घटेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। क्लियर है? जब मुद्रा की मात्रा या साख की उपलब्धता में कमी आती है, वापिस से जब मुद्रा की मात्रा या साख की उपलब्धता में कमी आती है तो समग्र मांग भी कम हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति भी कम हो जाती है ना। मुद्रा की मात्रा कम होगी और लोन देने की उपलब्धता कम होगी तो क्या होगा, डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो मुद्रास्फीति भी कम होगी। ठीक है ना, ये हुआ अपना मौद्रिक उपाय। चलो फिर अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, जो है राजकोषीय उपाय, है ना। तो राजकोषीय उपाय क्या है, देखें तो सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय किए जाते हैं। ठीक है ना, सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में सरकार करारोपण, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋणों में परिवर्तन करके समग्र मांग को नियंत्रित करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। ठीक है ना, सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर तथा सार्वजनिक व्यय में कमी करके तथा सार्वजनिक ऋण लेकर समग्र मांग को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को कम कर सकती है। ठीक है, और आगे बढ़े तो देख रखा है, सरकार अप्रत्यक्ष करों को कम करके एवं उत्पादक निवेश बढ़ाकर समग्र पूर्ति में वृद्धि के माध्यम से भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है। अरे सर, हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आया, कितने सारे हार्ड मीनिंग्स आ गए। तो देखो, समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ एक वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, अंडरलाइन करें तो देखें जरा, कौन सा वर्ड आ रहा है। एक तो आ रहा है प्रत्यक्ष कर, एक तो आ रहा है प्रत्यक्ष कर और दूसरा आ रहा है अप्रत्यक्ष कर। क्लियर हो रहा है? ध्यान दो, यहां से समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके ऊपर वाली लाइन जो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा। क्या लिखा है, सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में सरकार करारोपण यानी कर को, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋणों में परिवर्तन करके समग्र मांग यानी डिमांड को नियंत्रित करने तथा समग्र पूर्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। अच्छा ठीक है, चलो। लेकिन सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर तथा सार्वजनिक व्यय में कमी करके तथा सार्वजनिक ऋण लेकर समग्र मांग को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को कम कर सकती है। अरे भाई, प्रत्यक्ष कर का अर्थ क्या होता है? वर्ड आ रहे हैं दो, कौन कौन से? पहला आ रहा है प्रत्यक्ष कर और दूसरा आ रहा है अप्रत्यक्ष कर। पहला आ रहा है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और एक आ रहा है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर का अर्थ क्या होता है, कभी कभी छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। देखो, गहराई का है लेकिन पूछा जाता है, बोर्ड में गहराई वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वह कर जो सीधा व्यक्ति से वसूला जाता है ना, वह कर जो सीधा व्यक्ति से वसूला जाता है। सर हमारे को उदाहरण दो, उदाहरण से अच्छा समझ में आता है। अच्छा भाई, उदाहरण देते हैं आपको, उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। तो देखो, उदाहरण है इसके आय कर, जैसे आय का इनकम टैक्स होता है वो, निगम कर और संपत्ति कर। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? वह कर जो सीधा व्यक्ति से वसूला जाता है, जो उसके उदाहरण है आयकर, निगम कर और संपत्ति कर। ठीक है, चलो भैया, अब अप्रत्यक्ष कर तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अप्रत्यक्ष कर क्या होगा फिर? वह कर जो सीधा व्यक्ति से वसूला नहीं जाता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, वह कर जो व्यक्ति से वसूला नहीं जाता है, जो सीधा वसूला नहीं जाता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। वह कर जो व्यक्ति से सीधा वसूला नहीं जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। सर इसके भी उदाहरण दे दो ना, जब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण दिए तो इसके भी उदाहरण दे दो। लो भाई, उदाहरण लो आप। इसके क्या हो जाएंगे? उत्पादन शुल्क, है ना, और सीमा शुल्क। लाइक उत्पादन शुल्क क्या होता है? हम किसी चीज को उत्पादन करते हैं तो उस पर जो शुल्क लगता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। और सीमा शुल्क यानी हम किसी वस्तु का आयात निर्यात करते हैं ना, जब हम किसी वस्तु को आयात निर्यात करते हैं उस पर जो शुल्क लगता है वो शुल्क कहलाता है सीमा शुल्क।
और वह शुल्क किसकी श्रेणी में आता है? अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में, यानी इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में। ठीक है, समझ में आया? चलो भैया, फिर अब हम तीसरा टॉपिक जो है अन्य कारण, उसको भी हम देख लेते हैं। तो अन्य कारण कुछ इस प्रकार हैं। उपयुक्त वर्णित उपायों के अतिरिक्त, उपयुक्त वर्णित उपाय यानी मौद्रिक उपाय और बताओ राजकोषीय उपाय के अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवा कर आधिक्य मांग वाली वस्तुओं का आयात कर आधिक्य मांग वाली वस्तु का यानी जिनकी मांग ज़्यादा है, जिनकी डिमांड ज़्यादा है, उन वस्तुओं को आयात करके, आयात यानी ले करके दूसरों से मंगा करके प्रशासनिक कीमतों में कमी करके भी मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। सरकार द्वारा कृषि एवं उद्योगों को दिया जाने वाला निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, निवेश यानी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन भी समग्र पूर्ति को बढ़ाकर मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण में उपयोगी होता है। ठीक है, ये हुआ अपने अन्य उपाय, और इसी के साथ हमारा जो मुद्रास्फीति है वो कंप्लीट होता है। पहली चुनौती हमारी कंप्लीट होती है। हमने पूरी ही श्रद्धा और सुमन से इस टॉपिक को क्लियर करा। अब आगे जो वीडियोस आएंगी वो आएंगी गरीबी और बेरोजगारी पर। ठीक है ना? तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है ना? आपकी ही फ़ायदे की बातें हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो आगे सारे सब्जेक्टों के आपको मिलते रहेंगे। लॉकडाउन के इस जटिल समय के अंतर्गत आपको ऑनलाइन शिक्षा की अच्छी क्वालिटी आपको प्रदान की जा रही है। ठीक है ना? तो हमारा भी थोड़ा प्रोत्साहन करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इन जो फॉलो स्टेप करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जरूर। ठीक है ना? थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।